हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनआईओएस की समरी और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 502 की यूनिट 5th और इसका क्या नाम है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंधन। तो इस पूरी यूनिट में हम कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के प्रबंधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम 501 कोर्स की कंप्लीट कर चुके हैं सभी यूनिट को और 502 की भी हम 4 यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए हुए हैं DSSB के ही, तो उन सभी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस यूनिट को और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सिर्फ वही पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन के विभिन्न पहलू हैं, जैसे अधिगम के लिए सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, प्रत्येक विद्यार्थी को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन क्या होता है कि टीचर को अपनी क्लास में किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना और समझाना होता है, इन सभी और क्या अनुशासन बनाना होता है क्लास में, ये सभी चीज़ें क्या आती हैं, कक्षा प्रबंधन में आती हैं। बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाना और सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहभागिता लेना कक्षा प्रबंधन में ही आती है। और कक्षा में परस्पर क्रिया को बढ़ावा देना, स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों की संभाल करना, अधिगम के प्रकरण पर ध्यान केंद्रित रखना, अनुशासनहीनता की समस्याओं का समाधान करना आदि। दूसरे शब्दों में कक्षा में कक्षा प्रबंधन के लिए योजना, नियंत्रण एवं परस्पर क्रिया की सुविधा प्रदान करने की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो क्रियाकलाप एवं अधिगम में वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है और प्रत्येक बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का ध्यान रखती है। आओ इस इकाई में कक्षा प्रबंधन के 3 पहलू के बारे में जानें। तो देखते हैं इसमें तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट है इसमें प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए एवं उसे प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा की भौतिक अवस्था में सुधार करना, बच्चों को अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के योग्य बनाने के लिए कक्षा में उपलब्ध समय और स्थान का उपयोग करना। तो बच्चों के लिए क्लास में जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनका अरेंजमेंट करना, बच्चों के लिए स्थान और टाइम को मैनेज करना और कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करने के तरीके एवं अनुशासन आदि से उनकी ऊर्जा को अधिगम में बढ़ोतरी की ओर ध्यान केंद्रित करना और बच्चों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और उनमें अनुशासन लाना और उनका लर्निंग में भी इंटरेस्ट और बढ़ा देना इंटरेस्ट को, और ये सभी चीज़ें क्या आती हैं, कक्षा प्रबंधन में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अध्येता स्नेही वातावरण का सृजन। तो कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा खुश रहे, आरामदायक महसूस करे और अपनी संपूर्ण ऊर्जा उपयोग करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करे। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चे उसमें खुश रहने चाहिए, कंफर्टेबल रहने चाहिए और उनमें पूरी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, और वो मोटिवेटेड भी होने चाहिए पढ़ने के लिए। कक्षा प्रबंधन की दृष्टि से 3 संभव श्रेणियां या वर्ग हो सकते हैं, दुष्क्रिया, पर्याप्त और व्यवस्थित। फर्स्ट आता है इसमें दुष्क्रिया कक्षा वातावरण। तो ऐसी कक्षाओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें पर्याप्त कक्षा वातावरण। ऐसी कक्षा में कुछ तो अनुशासन होता है और कुछ प्रयत्न अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी कुछ अधिगम भी हो जाता है। और थर्ड है व्यवस्थित कक्षा वातावरण। यह 2 प्रकार का होता है, नियंत्रित और मित्रतापूर्ण। तो व्यवस्थित नियंत्रित वातावरण के द्वारा कक्षा में पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाता है और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है और बहुत कम अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं का उपयोग होता है। ऐसी अवस्था में सख्ती से नियमों का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखना ही अध्यापक का क्या है, मुख्य कर्तव्य है। कक्षा प्रबंधन कितने टाइप का होता है, 3 तरह का होता है, दुष्क्रियता, पर्याप्त और व्यवस्थित। तो जो दुष्क्रियता वाला होता है इसमें क्या है कि इस क्लास में शोर होता है, तो जिस क्लास में शोर होगा तो उसमें क्या होगा, लर्निंग ना के ही बराबर होगी और टीचर को इसमें क्लास को शांत करने के लिए काफ़ी एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पर्याप्त कक्षा वातावरण।
तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि ऐसी कक्षाओं में अनुशासन बना रहता है और टीचर क्या है, अनुशासन बनाए रखते हैं और इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाती है। और थर्ड आता है इसमें व्यवस्थित कक्षा वातावरण, ठीक है, यानी कि ऑर्डरली लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है, ये दो तरह का होता है, नियंत्रित और मित्रतापूर्ण, ठीक है। तो जो नियंत्रित होता है उसमें क्या है, कक्षा जो है पूरी टीचर के कंट्रोल में होती है और इसमें सभी नियमों का पालन करते हैं बच्चे, ठीक है। और टीचर इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। और जो मित्रतापूर्ण होता है इसमें क्या होता है, टीचर फ्रेंडली बिहेव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण में कक्षाएं अधिक सुचारू रूप से संचालित होती हैं। कुछ ढीली संरचना की तुलना में ऐसी कक्षाओं में शिक्षक विधियों या अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है और छात्र के लिए विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बनाने पर बल देता है। तो इसमें टीचर क्या करता है, मित्रवत व्यवहार करता है, ठीक है, फ्रेंडली बिहेव करता है, अच्छे टीचिंग मेथड का यूज़ करता है, ठीक है। और सभी टीचिंग ट्रिक और टेक्निक्स का इसमें टीचर यूज़ करके पढ़ाता है और इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा का भौतिक वातावरण। तो कक्षा का भौतिक वातावरण अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए घर जैसा होता है। यह सुरक्षित, अनुकूल, आकर्षक और क्रियात्मक होना चाहिए, ठीक है। कक्षा के भौतिक वातावरण के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, भौतिक अवस्था और कक्षा में उपलब्ध संसाधन व सामग्री, ठीक है। तो कक्षा की भौतिक अवस्था क्या है कि कक्षा की भौतिक अवस्थाओं से तात्पर्य पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं और उनका समुचित रखरखाव से है, ठीक है, कि पक्की इमारत का हिस्सा होनी चाहिए क्लास, ठीक है, छत टपकती ना हो, फर्श सही हो, ठीक है, जो चेयर वगैरह हैं वो सही होनी चाहिए, जो बच्चों को चोट वगैरह ना लगे, ठीक है, कमरा हवादार होना चाहिए, लाइट पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या आती हैं, कक्षा के भौतिक वातावरण में आती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब नेक्स्ट आता है कक्षा में मानवीय संबंध। तो एक छात्र के रूप में या एक अध्यापक के रूप में आपने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जिनके साथ कक्षा के बच्चे अधिक जुड़े हुए होते हैं। तो कक्षा में मानवीय संबंध से क्या मतलब है कि टीचर क्या है, बच्चों को कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं और बच्चे भी उनसे अपनी सारी बातें बोल देते हैं। तो जिससे टीचर फ्रेंडली बिहेव करता है और बच्चे भी उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो बच्चों को, और वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं ज़्यादा। तो ऐसा वातावरण क्या कहलाता है, कक्षा में मानवीय संबंध का वातावरण कहलाता है कि बच्चे फ्रेंडली हैं और टीचर भी फ्रेंडली हैं और बच्चों का मतलब जो क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर के सामने प्रॉपरली बोल पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहा जाता है, कक्षा में मानवीय संबंध का रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है, कि जो टीचर हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं और वे बच्चों के सुख दुख बांटते हैं और हमेशा व्यक्तिगत रूप से बच्चों की सहायता के लिए उनकी कठिनाई में तैयार रहते हैं। आपने यह भी अवलोकन किया होगा कि ऐसी कक्षा में बच्चे आपस में बहुत अच्छे संबंध बनाकर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास में टीचर अच्छा है और वो फ्रेंडली है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होता है, फ्रेंडली होता है और बच्चे भी क्या है, आपस में काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अध्यापक व विद्यार्थी के बीच आपसी संबंध मानवीय संबंधों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। किसी भी कक्षा में दो प्रकार के संबंध होते हैं, अध्यापक विद्यार्थी और विद्यार्थी विद्यार्थी, ठीक है। तो किसी भी क्लास में किस प्रकार के रिलेशन होते हैं, दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। फर्स्ट है टीचर और स्टूडेंट में और सेकंड है स्टूडेंट और स्टूडेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान देने योग्य बातें क्या करें। विद्यार्थियों की भावात्मक और शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए टीचर को। विद्यार्थियों के कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए टीचर को। कक्षा में जब समस्यात्मक बच्चे के साथ व्यवहार करें तो शांत व संवेदनशील रहें, ठीक है, कि अगर क्लास में कोई समस्यात्मक बालक है तो उसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और संवेदनशील उसके प्रति होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है, कि सभी मिलजुल कर काम करें और सभी एक्टिविटी में सभी बच्चे पार्टिसिपेट भी करें। अनुशासन वाले क्रियात्मक कराते समय मीठे शब्दों का प्रयोग करें। सहयोगपूर्ण मिलजुल कर कार्य करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सामूहिक क्रियाकलापों में बच्चों को स्वस्थ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे सामूहिक क्रियाकलापों में पूरे मनोयोग से भाग लेते हैं और ये सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक परियोजना व आधारित क्रियाकलाप करें, जैसे कि प्रत्येक बच्चे की योग्यता को उभरने का अवसर मिलता है। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है कि क्या ना करें और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एक को उत्साहित करना और दूसरे को निरुत्साहित करना। तो टीचर को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए कि एक बच्चे को मोटिवेट कर दिया है और दूसरे को डिमोटिवेट कर दिया है। कक्षा में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है। कक्षा के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित ना करें। कभी भी कक्षा में कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को हतोत्साहित ना करें। ठीक है। जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं तो उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें, उन्हें डिमोटिवेट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्यक्तिगत अधिगम का प्रबंधन। तो व्यक्तिगत अधिगम का प्रबंधन क्या है देखते हैं इसमें। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र को योग्य विद्यार्थी बनाना है, और जैसा कि व्यक्तिगत निजी अधिगम सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम अनुभव ग्रहण करने में आत्मनिर्भर हो सके। व्यक्तिगत अधिगम में प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से ही अपने ही प्रयत्नों व रुचि से कार्य को करता है। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत स्पष्ट अनुदेशों से निर्धारित अधिगम क्रियाकलापों को अपनी गति से सफलतापूर्वक पूर्ण करवाता है। अतः अध्यापक होने के नाते आप प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति से क्रियाकलाप करने के लिए सुअवसर प्रदान करें। ठीक है। तो व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन से क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं सभी क्या है, बराबर हैं और सभी को पर्सनल गाइडेंस मिलनी चाहिए। ठीक है। और बच्चे अपनी प्रयत्नों और रुचि के अनुसार सीखते हैं क्लास में। ठीक है। और अध्यापक क्या करे, टीचर का ये कर्तव्य है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से सभी को इक्वल लेके चले और सभी को सही गाइडेंस दें और सही लर्निंग में हेल्प करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि BF स्किनर के यांत्रिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्रियाशील सामग्री का निजी अधिगम में 1960 से 70 के दौरान बहुत सीमित उपयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सामान्य कक्षाओं में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली निजी अधिगम विधि प्रदत्त कार्य का अभ्यास ही है। अब नेक्स्ट है कक्षा में प्रदत्त कार्य। तो दत्त कार्य विद्यार्थियों को अवधारणा को समझने, व्यक्तिगत रूप से अपनी कमियों को सुधारने व अवसर प्रदान करते हैं। नियमपूर्वक व्यक्तिगत क्रियाकलाप करने से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उसमें क्या होता है, सेल्फ लर्निंग का मेथड, बच्चों को असाइनमेंट देना और प्रैक्टिस करवाना। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ असाइनमेंट होती है। तो प्रदत्त कार्य यानी कि कैसे होने चाहिए, कक्षा में दत्त कार्य या प्रदत्त कार्य कैसे देना चाहिए विद्यार्थियों को, उन्हें समझने के लिए, उनकी कमियों को सुधारने के लिए। ठीक है। और उन्हें क्या करना चाहिए, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने में हेल्प करने वाला होमवर्क बच्चों को देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदत्त कार्य या क्रियाकलाप का संप्रेषण। प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझ होनी चाहिए कि वह क्या करने जा रहे हैं। यदि आवश्यक लगे तो उदाहरण के द्वारा उन्हें समझाना चाहिए। विद्यार्थियों को दिए गए कार्य का दिशा निर्देशन करना चाहिए। विद्यार्थियों को दिए दत्त कार्य की जाँच भी करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामूहिक अधिगम प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामूहिक अधिगम प्रबंधन। तो स्वतंत्र वाद विवाद की महत्ता को संतुलित शिक्षा प्रदान करने में मानवीय मनोवैज्ञानिक रोजर्स ने 1960 में बल दिया था। उनका मानना था कि अधिगम प्राय स्वभाव से सामाजिक है, अतः सामाजिक वातावरण में उन्हें पढ़ाने से भविष्य में वे अच्छे नागरिक बनते हैं। तो सामूहिक अधिगम से क्या मतलब है कि सभी बच्चे क्या हैं, ग्रुप में सीखते हैं। ठीक है। और वे वाद विवाद की महत्ता को भी इसमें संतुलित रखना चाहिए। ठीक है। और सामाजिक वातावरण में पढ़ाने से क्या है कि बच्चे भविष्य में क्या बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है समूह अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो एक की अपेक्षा बहुत से बच्चे इसमें अधिक प्रयास, उपलब्ध संसाधन प्रदान कर सकते हैं। विस्तृत ज्ञान, कौशल, अनुभव आपसी विचारों के लेन देन से प्राप्त हो जाता है। गलतियों को आसानी से पकड़ा जाता है एवं तुरंत सुधारा भी जाता है। सहभागिता से निजी जिम्मेदारी की अनुभूति होती है और सामूहिक चर्चा से बहुत से विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों का क्या होता है, सृजन होता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समूह अधिगम के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बच्चों में पर्याप्त तालमेल की कमी होना, भागीदारी में बराबरी का ना होना, व्यक्तिगत विद्यार्थी के ऊपर अनुरूप होने का आंतरिक व बाह्य दबाव का होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कार्य में व्यवस्थित उपागम का उपयोग ना होना, परिवर्तनशीलता, अस्पष्टता, निर्णय करने की विधि को बदलना, परिणामों के तुरंत मूल्यांकन का कभी कभी अपरिपक्व होना। कक्षा में समूह अधिगम का आयोजन करते समय एक शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से मार्गदर्शक और साधन उपलब्ध कराने वाले की होती है। ठीक है, तो जो टीचर कक्षा में समूह में अधिगम कराता है, ग्रुप लर्निंग कराता है, तो उसमें टीचर क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है और साधन उपलब्ध कराने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 प्रकार से समूहबद्ध किया जा सकता है। एक तो योग्यता के आधार पर, ठीक है, सेकंड है रुचि के आधार पर, थर्ड है इच्छा के आधार पर और फोर्थ है मिश्रित समूह। तो 4 प्रकार के समूह बनाए जाते हैं बच्चों की योग्यताओं के आधार पर। ठीक है, कि अगर जिन बच्चों के 90% हैं या 90% से अबव हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है, दूसरे ग्रुप बनते हैं रुचि के आधार पर, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर, कि अगर जिन बच्चों की ड्राइंग में इंटरेस्ट है या किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उनके ग्रुप इस तरह से अलग बना दिए जाते हैं। और थर्ड है इच्छा के आधार पर और फोर्थ है मिश्रित समूह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें योग्यता के आधार पर समूहीकरण। तो समान योग्यता वाले विद्यार्थियों के समूह का निर्माण किया जाता है। जो एक तरह के बच्चे होते हैं वो एक ही ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कभी कभी इस प्रकार से समूहीकरण करने से विद्यार्थियों के ऊपर उत्कृष्ट या कमज़ोर का लेबल लग जाता है। नेक्स्ट है रुचि के आधार पर विद्यार्थियों का समूहीकरण। ठीक है, कि जो बच्चे जिस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे विद्यार्थी अपने अपने समूह में वितरित हो जाते हैं। एक समूह ड्राइंग में लग जाता है, दूसरा समूह क्ले मॉडलिंग में और तीसरा ग्लास पेंटिंग में लग जाता है। इस प्रकार से इसके समूह बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इस विधि का ये फायदा है कि एक समान रुचि वाले विद्यार्थी साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यह कमी है कि विद्यार्थियों की रुचि केवल एक या 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, अतः अभिव्यक्ति की कमी के कारण वे तथ्यों को रटकर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों के इच्छानुसार समूहीकरण। तो विद्यार्थियों को एक सहयोगी या सहयोगियों के समूह को चुनने की छूट दी जाती है जिनके साथ वे स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं कि अपने पसंद के बच्चों को या अपने फ्रेंड को या जिसे भी वो चुनना चाहते हैं अपनी पसंद के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें चुनाव की स्वतंत्रता देने की वजह से इस प्रकार के समूह की मूलभूत विशेषताएं एक अच्छी समझ और एक अच्छा टीम कार्य का होना है। कुछ ऐसे विद्यार्थी छूट जाते हैं जिनका चुनाव कोई भी विद्यार्थी नहीं करता। ये इस विधि की एक सबसे बहुत बड़ी कमी है। तो विद्यार्थी इच्छा के अनुसार जो अपने पसंदीदा छात्रों को सेलेक्ट करते हैं और कुछ विद्यार्थी उसमें छूट जाते हैं या जिन्हें कोई सिलेक्ट नहीं करता है, तो वो क्या है, इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है संयोगिक विद्यार्थी समूह यानी कि विषम योग्यता। संयोगिक विद्यार्थी समूह का निर्माण लॉटरी से, रोल नंबर से या अन्य किसी विधि से किया जाता है। ठीक है, इस समूह में किसी भी प्रकार के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, दोष केवल इस विधि में इतना है कि मेधावी विद्यार्थी कमज़ोर विद्यार्थी की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे अलग अलग समूह के आते हैं, वो अपनी योग्यताओं के आधार पर सीखते हैं। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो जल्दी सीख लेगा, कोई थोड़ा वीक है पढ़ने में तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो वो क्या है कि उनका मेंटल लेवल इतना मैच नहीं कर पाता है। ये इस विधि की बाधा है या प्रॉब्लम मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें समूह अधिगम स्थिति में संप्रेषण के 2 तरीके। तो जो समूह अधिगम है उसमें संप्रेषण के 2 तरीके हैं। एक तो है टीचर और स्टूडेंट का और सेकंड है समूह नियंत्रित। ठीक है, तो जो टीचर और स्टूडेंट का है उसमें क्या है, टीचर टॉप पर है और ये सभी क्या है, इसके स्टूडेंट हैं।
और ये जो समूह का होता है इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, एक टीचर होता है और बच्चे क्या होते हैं इसमें ग्रुप में होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, इस तरह से बच्चे इसमें ग्रुप में बटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जब आप अपने पाठ की योजना तैयार करते हैं तो एक उन कक्षा के रूप में विद्यार्थियों को साथ साथ शिक्षण करने की अपेक्षा उन्हें छोटे छोटे समूह में बांटना और समूह कार्य में भाग करने के लिए प्रोत्साहित करना अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में समूह अधिगम के प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, समूह का आधार 4 से 6 विद्यार्थियों का रखें। जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो तब तक विषम योग्यता वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दें और समूह में विविधता हो ताकि विद्यार्थी आपस में किसी प्रकार की हीन भावना महसूस ना करें। समूह के नेता का चयन करें और कार्य विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, समय सीमा निर्धारित करें जो प्राय थोड़ी लचीली हो। नेक्स्ट है, प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट जिम्मेदारी जो कि पूरे समूह की सफलता में योगदान दे। वाद विवाद के लिए स्वतंत्र एवं आरामदायक वातावरण प्रदान करें। विद्यार्थियों को समस्या को हल करने में एक दूसरे की हेल्प करें, सुझाव को सुने और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, समय का प्रबंधन। तो समय के प्रबंधन में क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होती है जब वे अधिगम क्रियाकलापों जैसे प्रयोग करना, अवलोकन, अभ्यास कार्य, वाद विवाद, समस्या समाधान और पढ़ना आदि में अधिक समय व्यतीत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का अधिगम क्रियाओं में व्यतीत हुआ समय सभी कक्षाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 800 अनुदेशात्मक कालांश और 6 से 8 के लिए शैक्षिक सत्र में 1000 अनुदेशात्मक कालांश प्रत्येक विद्यालय के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी लेवल पर है उसमें क्या है, 800 अनुदेशात्मक कालांश है और जो 6ठी से 8वीं तक का है 6 to 8 है उसमें 1000 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपके कक्षा प्रबंधन की विधि से बच्चे सजीव, सजग और व्यस्त होने चाहिए। आप निम्न तरीके से समय की बचत कर सकते हैं। क्रियाकलाप के लिए स्वयं को तैयार करें। क्रियाकलाप आने वाले अगले चरण के बारे में अच्छे प्रकार से जानते हो। सभी सामग्री को तैयार रखना चाहिए। शाब्दिक निर्देश देते समय साफ और शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा को व्यवस्थित रखें ताकि क्रियाकलाप के दौरान बच्चों को अपनी सीट छोड़कर इधर उधर ना जाना पड़े। पाठ को जितना संभव हो शीघ्रता से शुरू करें। अधिक से अधिक बच्चे इस अवसर में लाभ उठाएं। वे अपने पूरे किए गए लिखित कार्य या परियोजना को अपने नाम का लेबल लगाकर कहाँ पर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। पॉइंट है, नया क्रियाकलाप शुरू करने से पहले अपने बच्चों को एक छोटा लिखित क्रियाकलाप करने के लिए देना चाहिए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कक्षा के स्थान का प्रबंधन। तो कक्षा के स्थान का कैसा प्रबंधन होना चाहिए इसमें, तो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो संपूर्ण कक्षा अध्ययन के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की। ठीक है, कि यहाँ पर टीचर होना चाहिए और इस तरह से ये स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, अध्यापक प्रदर्शन के लिए बैठने की व्यवस्था। कि इस तरह से बैठे टीचर जो उसमें प्रदर्शन कर रहा है बच्चों को सही तरह से दिखाई दे। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि टीचर को इस तरह से बैठना चाहिए और बच्चों को इस तरह से बिठाना चाहिए कि जो प्रदर्शन टीचर कर रहा है वो उसे क्लियरली देख सके। नेक्स्ट आता है इसमें, सामूहिक क्रियाकलाप के लिए बैठने की व्यवस्था। तो सामूहिक क्रियाकलाप में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई गई हैं। ठीक है, बच्चे 5 या 6 के ग्रुप में बैठे हुए हैं और ये क्या है, सामूहिक ग्रुप में बैठने की व्यवस्था दिखाई गई है। नेक्स्ट है इसमें, सामूहिक प्रतियोगिता के लिए बैठने की व्यवस्था। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि टीचर सेंटर में और क्या है, स्टूडेंट उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रेरणा और अनुशासन के लिए प्रबंध। तो नेक्स्ट है इसमें, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रबंध।
तो विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि क्या है, एक शक्तिशाली प्रेरक है। तो उन्हें पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा एक क्या है, आंतरिक व्यवस्था है जो व्यवहार को उकसाती है, दिशा निर्देश करती है और व्यवस्थित रखती है। प्रेरणा जो रुचि या जिज्ञासा जैसे कारकों से उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा एक क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्तिगत रुचि के कार्य को करने में, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में और उत्पन्न हुए चुनौतियों का सामना कर जीत की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, कि बच्चे खुद ही क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सबल पक्षों के निर्माण की प्राथमिकता। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए उनके क्षमताओं और प्रतिभाओं का उपयोग करने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है विकल्प प्रदान करें। तो विकल्प प्रदान करने में क्या होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के कार्य उस विषय वस्तु पर दें जिसे आप चाहते हैं कि विद्यार्थी सीखें। इससे विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए अधिक विकल्प मिलेगा और जिससे वे रुचिपूर्वक और चुनौतीपूर्ण ढंग से पूरा कर सकेंगे। ठीक है, उन्हें बच्चों को ऑप्शंस भी देने चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी गलतियों से अवश्य सबक लें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, कि बच्चे क्या है, बच्चों को क्रिएटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्वमूल्यांकन के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए, पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए बच्चों को। बच्चों की क्या है, भागीदारी लेनी चाहिए इसमें। ठीक है, बच्चों का पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कक्ष में अनुशासन प्रबंध। तो विद्यालय के संदर्भ में अनुशासन कक्ष व्यवस्था से संबंध रखता है जो कि जिम्मेदारी का एहसास, दूसरों के प्रति संवेदनशील और आत्मसम्मान पर आधारित है। हालांकि एक विद्यार्थी अपने स्वयं के व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने से पहले उसे सबसे पहले अपनत्व की भावना का विकास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं जैसे कक्षा में देर से आना, कक्षा से भागना। ठीक है, नेक्स्ट है शोर करना, मजाक करना, आक्रामक हो जाना, आज्ञा पालन ना करना, अवज्ञा, अनमयक होना, छल कपट करना। ठीक है, तो टीचर को इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए क्लास में अपनी। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता को रोकने की रणनीतियाँ। तो क्या होनी चाहिए उसे रोकने की रणनीतियाँ, कार्य प्रवृत्ति दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को कार्य में बिजी रखें, विश्वास प्रदर्शन होना चाहिए कि विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, अनावश्यक संदिग्धता से बचें, प्रतिकूल परिस्थितियों को कम करना, विद्यार्थियों को स्पष्ट दत्तकार्य क्रियाकलाप देना, विद्यार्थियों के प्रति सजगता होनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों से संपर्क रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें प्रबंधक के रूप में अध्यापक की भूमिका। तो कक्ष प्रबंधन के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका मुख्यतः एक प्रबंधक के रूप में होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एक प्रभावकारी कक्षा प्रदर्शन के लिए अध्यापक पूर्व नियोजित तरीके से अधिगम क्रियाकलापों, सहायक शिक्षण सामग्री, बैठने की व्यवस्था, आकलन की प्रक्रिया की रचना करें। ठीक है, कक्ष में अधिगम अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। प्रबंधक की तरह एक अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि टीम के सभी सदस्यों को कार्य करने के लिए अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें अच्छे प्रबंधक अध्यापक को व्यावसायिक ज्ञान जैसे शिक्षण पद्धतियाँ, विषय वस्तु होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, तर्कपूर्ण सोच, तथ्य परीक्षण की प्रति क्या है, बढ़ावा देना चाहिए। मानवीय उपागम, पूर्व नियोजित युक्तियों के द्वारा अध्यापक प्रभावकारी ढंग से सभी विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रखें और जो दत्तकार्य या क्रियाकलाप बच्चों से कराए जा रहे हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में समय समय पर उन्हें जानकारी दें और क्रमिक रूप से विद्यार्थियों को अधिगम के स्तर को बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अध्यापक। तो इसमें क्या है कि भाग 4 के 24 और 29 में अध्यापक के लिए विशिष्ट रूप से अध्यापकों के लिए जिम्मेदारी जो निर्देशित की गई है। तो इसके भाग 24 में बताया गया है कि विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन होना चाहिए। ठीक है, धारा 29 की उपधारा के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसे समय के अंदर पूरा करना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना उसे, ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। कर्तव्यों का पालन होना चाहिए जो भी हैं, और टीचर को क्या है अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें भाग 29। तो इसमें क्या बताया गया कि बालक का सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए, ज्ञान अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करना चाहिए, पूर्णतः मात्रा शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास होना चाहिए, बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीतियों में क्रियाकलाप के प्रति क्या है बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो साध्य हो और बालक की क्या हो मातृभाषा होना चाहिए शिक्षा का माध्यम, और बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए और बच्चों का व्यापक और सतत मूल्यांकन इसमें होना चाहिए। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है, ठीक है। एक पॉइंट और रहता है इसमें भाग 17। तो इसमें क्या है कि बालक को शारीरिक दंड या उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो कोई उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासिक कार्यवाही इसमें की जानी चाहिए, ठीक है। ये सभी इसमें बताए गए हैं पॉइंट, और ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।